हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 22 सितंबर की करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में रिवीजन की क्लास है, यानी कि प्रीवियस में हमने जो कुछ पढ़ा उसका हम रिवीजन करते हैं अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश और हिंदी के पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के लिंक पर उपस्थित है, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं मॉर्निंग का थॉट क्या है हमारे पास। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बाज है। बाज के लिए कहा जाता है कि मौसम कैसा भी हो, किसी भी तरीके का आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, लेकिन जो बाज की रफ्तार है वो रुकती नहीं है। यानी कि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप दुनिया में प्रकाश ला सकते हैं, यानी कि अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। किसी भी तरीके की सिचुएशन को चिरते हुए बाज की तरह आगे निकल सकते हैं। तो आइए बाज बने, सिचुएशन से घबराए नहीं, समस्याओं से लड़ते हुए अपने आप को जीवन के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। तो इस बहुत ही खूबसूरत विचारधारा के साथ में स्टार्ट करती हूँ मैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो है एक उत्सव, एक फेस्टिवल जिसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल। इसको स्पेशली मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के लिए ये कहा जाता है कि जब वहां पर चावल की नई फसल आती है तो उस समय ये जो उत्सव है, ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। उड़ीसा के साथ साथ आप देखेंगे झारखंड का जो हिस्सा है वहां पर भी नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ओके, उड़ीसा के बारे में बात करते हुए इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जो अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। आप देखेंगे उड़ीसा के की अगर योजनाओं के बारे में, तो आपको रोज कुछ न कुछ नया चीज उड़ीसा के बारे में देखने को मिलेगा। राज्यसभा के लिए यहाँ से 10 सीटें जाती हैं और लोकसभा के लिए यहाँ से 21 सीटें जाती हैं। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व गैंडा दिवस यानी वर्ल्ड राइनो डे के बारे में, जो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा देखो, राइनो डे है, यानी कि जो राइनोसोरस हैं उनके, यानी जो गैंडे हैं उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए ही वैश्विक आधार पर राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 सेकेंड को। ओके। अच्छा, अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और साथ में भारत का आसाम का जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो आसाम में पाया जाता है, वहां पर आप राइनो की संख्या देख सकते हैं। ओके, क्लियर। देखो, सबसे पहले 2010 में विश्व वन्य जीव कोष अफ्रीका के द्वारा राइनो डे को मनाने के बारे में बात कही गई थी, और उसके बाद से ही हर साल हम ये दिन मना रहे हैं। और 2023 में जो थीम है उसको देख लेते हैं, तो ग्रेटर वन ऑनर्ड राइनो, इस थीम के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। ओके, क्लियर। साथ में ही अगर बिहार की राजधानी पटना के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय राइनो प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोला गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व कार मुक्त दिवस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जाता है हर साल 22 सितंबर को। 1970 का दशक था जब पूरी दुनिया में जो पेट्रोल, डीजल या इस तरीके के जीवाश्म ईंधन की कमी देखने को मिली थी, और उस समय इस तरीके की विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी कि लोगों को उनका जो प्राइवेट वाहन है उसका उपयोग करने के लिए रोका जाए और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए, साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए, पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जाता है हर साल 22 सितंबर को। क्लियर। आई होप कि आपने सारी बात अच्छे से समझ ली होगी। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 1970 का दशक था जब जीवाश्म ईंधन की कमी देखने को मिली थी, और उस समय से इस दिन को मनाने के बारे में बात किया गया, और पहली बार सन 2000 में ये दिन मनाया गया था। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड रोज डे के बारे में, जो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो कैंसर से पीड़ित रोगी हैं उनके प्रति समर्पण की भावना को बढ़ाया जाए, यानी कि उनकी देख रेख के लिए काम किया जाए। तो इस विचारधारा से प्रेरित होकर ही हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये उड़िया वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है स्वाति नायक, और प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस में जो राइस अनुसंधान केंद्र है वहां पर एज अ वैज्ञानिक, और दक्षिण अफ्रीका एशिया को प्रेजेंट करती हुई वैज्ञानिक के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं।
जिनको नॉमिनेट किया गया है बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए, और इनको ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा 24 अक्टूबर को। इस बात को ध्यान रखेंगे। बोरलॉग के बारे में बात करेंगे तो एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उनकी याद में, उनके किए गए कामों की वजह से ही ये अवार्ड दिया जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को पहले ही नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। अच्छा, अगर स्वाति के काम के बारे में मैं बात करूं तो इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में जो चावल की किस्म है उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलग अलग किस्मों का किस तरीके से एक्सचेंज किया जा सके और कोई भी बाउंड्री न हो चावल के उत्पादन के लिए, इसके लिए इन्होंने काम किया। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो खेती से जुड़ी हुई हैं, तो इन सब फील्ड में इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। अच्छा, इस अवार्ड के तहत आपको बता दूं कि $10,000 दिया जाएगा और साथ में ही डिप्लोमा शामिल किया जाएगा, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर से हम सबको अच्छे से पता है कि आईसीसी वर्ल्ड मेन जो वनडे सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है क्रिकेट के क्षेत्र में, तो वो 5 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। पूछा जा रहा है कि ये जो आधिकारिक रूप से जो गाना है वो कौन सा है, तो गाना है दिल जश्न बोले। अच्छा, सबसे पहला मैच होगा 5 अक्टूबर को किसके बीच में, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर। ओके, हमें जानकारी हो गई। साथ में ही एक प्लेटफॉर्म 2023 दिया गया है जिससे कि आम नागरिक इस गाने से जुड़ सके। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में यानी कि आईसीसी के बारे में बात करूं तो देखो, 1909 में इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल थे। इसके बाद इसका नाम चेंज होता है 1989 में और इसका नाम कर दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको हम आईसीसी कहते हैं। इसका मुख्यालय आपको संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस है। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 21 सितंबर को कर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 21 से लेकर 25 सितंबर तक ये एक्सपो चलने वाला है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके दौरान स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आनंदीबेन पटेल जो नंदी यहाँ के उद्योग मंत्री हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनकी उपस्थिति में हुआ है। 108 जो स्टार्टअप्स हैं वो भाग लेंगे। साथ में ही ग्रेटर नोएडा का जो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। 2000 से अधिक प्रदर्शक इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस बात को हम याद रख लेंगे वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय का मतलब ये है एक ऐसा विद्यालय जहां पर बच्चे रहकर हॉस्टल की तरह पढ़ाई करेंगे, यानी कि स्कूल भी चलेगा और हॉस्टल की तरह वो वहां पर रह भी पाएंगे। इसमें आप देखेंगे तो कर्मचारियों के लिए हॉस्टल, बच्चों के लिए हॉस्टल और जो भी शिक्षक हैं उनके लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था करी जाएगी। ओके, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 आवासीय विद्यालयों के बारे में बात की गई है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि 1100 करोड़ रुपए का लागत आएगा। और इस आवासीय विद्यालय की विशेषता यह है कि इसमें 1000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि एडमिशन किया जाएगा। 10 से 15 एकड़ के बीच में इस आवासीय विद्यालय को बनाया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो मनोरंजन के लिए क्षेत्र होगा, मिनी सभागार होगा, खेल की सुविधा होगी। ये सारी विशेषताएं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, और स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे रिलेटेड जो उनके बच्चे हैं, कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा के माध्यम से अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से। ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी बात किया गया है, क्योंकि वाराणसी में जो राजा तालाब है वहां पर एक जगह है गांजरी, तो गांजरी में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये क्रिकेट स्टेडियम डमरू के आकार का बनाया जाएगा, जो लगभग 30 एकड़ में फैला होगा और 450 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि इस स्टेडियम में 30,000 लोग बैठ सकते हैं। इस बात से आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा वाराणसी के राजा तालाब के गांजरी में।
इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में भी भाग लेंगे जब आएंगे तो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि चौथी G20 अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित करी गई। तो मैं आपको बता दूं 21 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसको आयोजित किया गया है, जिसमें 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ओके, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तकनीकी रूप से किस तरीके से उसको विकसित किया जा सकता है, डिजिटली किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका, इन सभी विषयों को लेकर सम्मेलन हुआ है। G20 के बारे में बात करेंगे। G20 विश्व के ऐसे अग्रणी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जो हर साल दुनिया से जुड़े हुए हर एक मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उसको लागू करते हैं अपने अपने देशों में। और आप देखते हैं तो हर साल G20 के जो देश हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि एक देश अध्यक्षता कर लेता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे देश को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया ग्लोब फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। तो ये दोनों समिट हुई है और इस समिट के दौरान समझौता किया गया है। समझौता किस विषय पर किया गया है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो समझौता किया गया है जो उभरती अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में, पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पूरी दुनिया के सामने आया है। तो इस जो हमने ये पांचवी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है, पहले तो इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए और उसके बाद आगे कैसे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में और अभी संसद में भी वक्तव्य में इन्होंने बार बार ये बोला कि अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो उसकी जरूरत है उसको जरूर पूरा कर लेगा और ये गौरव भी प्राप्त कर लेगा। तो बेहतर भविष्य की संरचना के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किया गया है इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान। ओके, ग्लोबल इंडिया फोरम के बारे में बात करते हुए जैसा कि आप सबको पता है कि ग्लोबली जो बाजार है उसको इन्वाइट करना भारत में, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से भारत में इन्वॉल्व किया जा सके, और दोनों सरकारें यानी कि भारत की सरकार और दुनिया की सरकार मिलकर किस तरीके से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटली और तकनीकी हेल्प कर सके, इन विषयों को लेकर ही समिट किया गया था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, UAE के बारे में। पश्चिमी एशिया वाले हिस्से में आप इसको देखेंगे और इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो ओमान से सऊदी अरब से मिलती हैं और समुद्री सीमाएं कतर और ईरान और फारस की खाड़ी से मिलती हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। आधिकारिक भाषा अरबी है। राष्ट्रपति या प्रिंस क्राउन जिसे कहा जाता है वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। और यहाँ के बारे में जैसा कि आपको पता है कि हमेशा सऊदी अरब के बारे में बात होती है जिसको हम UAE कहते हैं। तो ये जानकारी मैंने पहले भी अपनी क्लास में दी हुई। देखो, लोकसभा द्वारा संविधान के कौन से संशोधन विधेयक द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया गया है। तो याद रखेंगे, कल की न्यूज, परसों की न्यूज में लगातार बातें हो रही हैं इसके बारे में, मैंने भी अपनी क्लास में बताया है। तो 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था जिसको पेश किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो संसद का निचला सदन है यानी कि लोकसभा है उसमें 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी। साथ में ही जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें भी 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था करी जाएगी महिलाओं के लिए। तो ये विधेयक पेश किया गया और जब विधेयक पेश किया गया तो 456 सदस्यों में से 454 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया और सिर्फ 2 लोगों ने इसका विरोध किया है। और ओम बिरला जी के द्वारा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आधिकारिक तौर पर इस बिल के पास होने की घोषणा कर दी गई थी। तो अर्जुन मेघवाल जी का नाम याद रखेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के कानून मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा ये विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक का नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट विधेयक है, जरूर पूछा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, क्लियर? तो ये सारी बातें हमने कर ली। अच्छा देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 82 है। और जब ये विधेयक पारित हो गया तो अब महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। ओके, क्लियर? अनुच्छेद 243D के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है। यहाँ पर जान लेते हैं कि जो हमारे संविधान का भाग 9 है उसमें एक आर्टिकल है 243D। 243D क्या बताता है? ये
ये बताता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई है पंचायत स्तर पर। पंचायत के जो तीनों स्तर है वहां पर इनके लिए 33% की व्यवस्था करी गई है इनके रिजर्वेशन के लिए, है ना, इनको सीटें देने के लिए। और इस 33% में भी जो SC ST महिलाएं हैं उनके लिए भी 33% सीटों का रिजर्वेशन कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है और भाग 9 भी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या प्रावधान है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केरल में निपाह वायरस आया हुआ है जिसके बारे में डेली हम न्यूज में कुछ न कुछ देखते हैं। तो निपाह वायरस का पता लगाने के लिए जो हमारे देश का ICMR है उसने एक टेस्ट की मंजूरी दी है। उस टेस्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो टेस्ट का नाम है ट्रू नेट। क्या नाम है? ट्रू नेट। ओके, इस टेस्ट के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति में निपाह वायरस है तो उसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा, अभी जब टेस्ट हो रहा था तो 323 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें से 317 लोगों में निपाह वायरस नहीं पाया गया, लेकिन बाकी के जो 5 लोग बचे हुए थे उसमें निपाह वायरस मिला हुआ है। ओके, क्लियर। अब हम रिवीजन करेंगे कल की क्लास में जो कुछ पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 21 सितंबर के बारे में बात करेंगे जिसमें दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और थीम क्या थी? तो शांति के लिए कार्य, #वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। पूरी दुनिया खुशहाली से जिए, शांति के साथ जिए, अपना डेवलपमेंट कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति दिवस मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व अल्जाइमर डे के बारे में जो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अच्छा, साथ में जो अल्जाइमर बीमारी है ये ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है। जैसे कोई अंक भूल जाना, शब्द भूल जाना, किसी वस्तु को रखकर भूल जाना या किसी वस्तु को देखते हुए उसका नाम भूल जाना, ये सारे लक्षण इसमें दिखते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये बीमारी है, याद रखेंगे। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा हुई है उसमें गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो गोल्ड मेडल जीता गया है इलावेनिल वलारिवन के द्वारा। याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि गोल्ड मेडल है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। D9 स्पोर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे दीपक चाहर का नाम, भारतीय क्रिकेटर है और इन्होंने स्पोर्ट्स के बिजनेस में अपना कदम रखा है और इनकी कंपनी का नाम है D9 स्पोर्ट्स। ओके, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा किया गया है। पीपुल्स G20 नामक ई बुक किसके द्वारा पेश की गई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, अपूर्व चंद्रा है जिनके द्वारा ये पेश किया गया है। पीपुल्स G20 नामक ई बुक के बारे में अगर मैं बताऊं तो G20 का जो इवेंट हो रहा है उसके 3 पार्ट में G20 के बारे में बताया गया है। पहले पार्ट में 9 और 10 सितंबर को जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे G20 से रिलेटेड, तो इन सब विषयों के बारे में बात की गई है। जो भारत में अलग अलग जगहों पर इवेंट्स हुए हैं, इसकी बैठकें हुई हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है और आम जनता किस तरीके से G20 से जुड़ी हुई है, इन तीनों पार्ट में बताया गया है। पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा ड्रिल जिसका नाम है ऑपरेशन सजग का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सजग जो भारत का पश्चिमी तट है उसकी सुरक्षा के लिए, मछुआरों की स्थिति को सुधारने के लिए, मछुआरों को एक आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस क्षेत्र में साझेदारी करी है? तो याद रखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी करी गई है। बीमा कंपनी है एक्को, इसके द्वारा कौन सा नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश किया गया है? तो याद रखेंगे एक्को प्लेटिनम स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत बिल का भुगतान 100% किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में आपको, यानी कि जो वेटिंग एरिया है उसमें आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी समस्या आती है तो तुरंत उसके लिए काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे गोवा में गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो यहाँ पर बात करेंगे गोवा में गृहिणियों को स्वस्थ जो सशक्त बनाने के लिए, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो योजना स्टार्ट करी गई है उसका नाम है गृह आधार योजना और चावत ए बाजार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। गृह आधार योजना के तहत
जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए काम किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। स्पेशली ग्रामीण महिलाओं को पैकेजिंग के लिए, खाद्य जो पदार्थ वो बनाती हैं उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं, इन सब विषयों के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। चावत है बाजार के माध्यम से जो स्विगी है उससे इसको अटैच किया गया है। चावत है बाजार को, ये एक पोर्टल है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से स्विगी से जुड़ सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं। महिला उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। भारत सरकार की किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम जिसको विंड्स बोला जाता है, पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये तीनों पहलें चलाई गई हैं कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाएगा? किसानों को ऋण से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, ब्याज लिया जाता है, जो भी जानकारी होती है वो सारी उपलब्ध होगी। और केसीसी अभियान का मतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि भारत के जितने भी किसान हैं उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि अगर वो खेती में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पैसा आराम से बैंकों के माध्यम से मिल सके। और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम जिसको विंड्स कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। मौसम कैसा है, जलवायु कैसा है, कौन सी फसल उगाई जा सकती है, इसका पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडसइंड बैंक के साथ समझौता हुआ है और ये किसी पहल की शुरुआत करी गई है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इन दोनों के साथ मिलकर इंडसइंड बैंक के साथ शुरू किया गया पहल है स्किल्स ऑन व्हील्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। स्पेशली जो युवा महिलाएं हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि वो कोई ना कोई स्किल सीख कर अपना भी पालन पोषण कर सके और अपने घर वालों का भी पालन पोषण कर सके। और जो भी इसके लिए जिस भी फाइनेंशियल जितनी भी जरूरतें होंगी वो सारा इंडसइंड बैंक के द्वारा पूरा किया जाएगा। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी किसके द्वारा जारी करी गई है? तो याद रखेंगे एडिडास के द्वारा जारी करी गई है। एडिडास ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और मेन इन ब्लू उसका नाम दिया। ओके, आप देखेंगे तो बीसीसीआई का लोगो इसमें देखने को मिलेगा, हमारा तिरंगा झंडे का इसमें लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ और नए करंट अफेयर की क्लास के साथ में। लेट हो सकती हूँ बट किसी भी दिन का करंट अफेयर की का जो आपका क्लास है वो मिस नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपके सामने लेकर आया जाए। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ, नए करंट अफेयर के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को भी प्रमोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो भरोसा करे आप पर उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।